हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्या आप जानते हैं कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी फिजिकल हेल्थ। आज के प्रेजेंटेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग को और समझेंगे कि नर्सेस मेंटल हेल्थ केयर में कितनी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव को समझेंगे। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ सिर्फ मेंटल इलनेस ना होने का नाम नहीं है। ये एक ऐसी स्टेट ऑफ वेलबींग है जहां एक पर्सन अपनी एबिलिटीज को पहचानता है, डेली लाइफ के स्ट्रेस को हैंडल कर पाता है, प्रोडक्टिविटी तरीके से काम करता है और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद साइकोलॉजिस्ट मैरी जहूदा ने हेल्दी मेंटल हेल्थ के 6 इंडिकेटर्स बताए हैं। एनवायरमेंटल मास्टरी, अपने एनवायरमेंट और सिचुएशन को इफेक्टिवली मैनेज करना। पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड सेल्फ, खुद के प्रति पॉजिटिव सोच रखना। ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, लगातार पर्सनल डेवलपमेंट करना। इंटीग्रेशन एंड इमोशनल बैलेंस, इमोशंस को बैलेंस करके रखना। पर्सनल ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने की एबिलिटी। एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ रियलिटी, रियलिटी को सही तरह से समझना। इन सब इंडिकेटर से हमें पता चलता है कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन कैसे सोचता है, फील करता है और अपनी लाइफ को मैनेज करता है। अब हम मेंटल हेल्थ सर्विस के इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। पहले मेंटल इलनेस को सुपरनैचुरल या डिमोनिक पोजीशन से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे साइकेट्रिक एक साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड फील्ड के रूप में डेवलप हुई। 1793 में फिलिपी पिनल ने मेंटल पेशेंट को चेन से फ्री करवाया और ह्यूमैनिटेरियन केयर की शुरुआत की। इस इवेंट को मेंटल हेल्थ केयर में एक मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है। 1912 में इंडियन ल्यूनेसी एक्ट लागू हुआ, जिसमें ब्रिटिश इंडिया में मेंटल हॉस्पिटल और पेशेंट के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड की। 1952 में क्लोरप्रोमेजाइन नाम की पहली इफेक्टिव एंटीसाइकोटिक ड्रग इंट्रोड्यूस हुई, जिसने साइकोफार्माकोलॉजी में रिवॉल्यूशन ला दिया और सीवियर मेंटल इलनेस के ट्रीटमेंट को इम्प्रूव किया। 1982 में इंडिया ने नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया और 1987 में मेंटल हेल्थ एक्ट लागू हुआ, जिसके पर्पस मेंटल हेल्थ सर्विस को स्ट्रेंथन करना और पेशेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करना था। इस तरह मेंटल हेल्थ सर्विस सुपरस्टिशन बेस्ड अप्रोच से मॉडर्न साइंटिफिक और पेशेंट सेंटर्ड केयर तक इवॉल्व हुई है। अब हम मॉडर्न साइकेट्रिक नर्सिंग के इम्पोर्टेंस माइलस्टोन के बारे में बात करेंगे। साइकेट्रिक नर्सिंग का डेवलपमेंट कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स और कंट्रीब्यूशन के थ्रू हुआ है। 1882 में यूएसए के एमसी लीन हॉस्पिटल में मेंटली इल पेशेंट की केयर के लिए पहला नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल स्टार्ट हुआ। इससे साइकेट्रिक नर्सिंग की फाउंडेशन रखी गई। 1952 में डॉक्टर हिलगार्ड पेप्लियो ने इंटरपर्सनल रिलेशन इन नर्सिंग पब्लिश किया। उन्होंने नर्स पेशेंट रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन किया, जो आज भी साइकेट्रिक नर्सिंग का कोर कॉन्सेप्ट माना जाता है। इंडिया में 1956 में NIMHANS से ने साइकेट्रिक नर्सिंग की पहला पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया। बाद में 1965 में इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने बीएससी नर्सिंग क्यूरिकुलम में साइकेट्रिक नर्सिंग को मैंडेटरी सब्जेक्ट बना दिया। 1991 में इंडियन सोसाइटी ऑफ साइकेट्रिक नर्सेस यानी ISPN की स्थापना NIMHANS में हुई, जिसका उद्देश्य साइकेट्रिक नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस को प्रमोट करना था। इन माइलस्टोन ने साइकेट्रिक नर्सिंग को एक स्पेशलाइज्ड और प्रोफेशनल फील्ड के रूप में एस्टेब्लिश करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मल्टीडिसिप्लिनरी मेंटल हेल्थ टीम। इस बारे में बात करेंगे। मेंटल हेल्थ केयर एक टीम अप्रोच है जहां अलग अलग प्रोफेशनल्स मिलकर पेशेंट की कंप्रहेंसिव केयर प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो एक मेडिकल डॉक्टर होते हैं। ये मेंटल डिसऑर्डर का डायग्नोसिस करते हैं, मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं और जरूरत पड़ने पर ECT जैसे ट्रीटमेंट्स भी एडमिनिस्टर करते हैं। साइकेट्रिक नर्स पेशेंट की होलिस्टिक केयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इनका रोल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, काउंसलिंग, पेशेंट एजुकेशन, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन और पेशेंट एडवोकेसी में बहुत इंपॉर्टेंट
होता है। थर्ड, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और बिहेवियरल असेसमेंट करता है। ये साइकोथेरेपी टेक्निक्स जैसे सीबीटी और बिहेवियर थेरेपी के थ्रू पेशेंट की हेल्प करते हैं। एंड नेक्स्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर पेशेंट और उसके फैमिली के साथ काम करता है। ये केस वर्क, कम्युनिटी रिसोर्सेज, रिहेबिलिटेशन और पेशेंट की सोशल रीइंटीग्रेशन में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इस तरह मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के सभी मेंबर्स मिलकर पेशेंट को फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल लेवल पर कंप्लीट केयर प्रोवाइड करते हैं। अब हम साइकेट्रिक नर्सिंग की नेचर के बारे में बात करेंगे। साइकेट्रिक नर्सिंग को एक आर्ट और साइंस दोनों माना जाता है। इसमें ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजिकल थ्योरीज का साइंटिफिक नॉलेज यूज किया जाता है और साथ ही थेरापेटिक कम्युनिकेशन और यूज ऑफ सेल्फ को आर्ट के रूप में अप्लाई किया जाता है। साइकेट्रिक नर्सिंग का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थेरापेटिक अलायंस है, यानी नर्स और पेशेंट के बीच एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप पेशेंट को हील होने, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने और पॉजिटिव बिहेवियरल चेंजेस लाने में मदद करती है। इसका फिलोसॉफिकल बिलीफ ये है कि हर इंडिविजुअल्स की अपनी डिग्निटी और वैल्यू होती है। हर बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है जिसे उस व्यक्ति के पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। स्लाइड के राइट साइड में कुछ कॉमन फैक्टर्स दिए गए हैं जो नर्सेस की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे ट्रॉमा एक्सपोजर्स, कंपैशन फैटिग, वर्कप्लेस बुलिंग, सपोर्ट की कमी, वर्क लाइफ बैलेंस की प्रॉब्लम और फिजिकल एग्जॉशन। इन चैलेंजेस को समझना और मैनेज करना नर्सेस के मेंटल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए साइकेट्रिक नर्सिंग सिर्फ पेशेंट की केयर तक सीमित नहीं है, बल्कि नर्सेस के मेंटल हेल्थ और प्रोफेशनल वेलबींग पर भी ध्यान देती है। नाउ वी हैव स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में बात करेंगे। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का स्कोप बहुत वाइड है और इसमें पेशेंट केयर से लेकर प्रिवेंशन, रिहेबिलिटेशन और हेल्थ प्रमोशन तक एरिया शामिल होते हैं। प्रैक्टिशनर्स लेवल में सबसे पहले रजिस्टर्ड नर्स या आरएन आती है। ये बेसिक क्लिनिकल केयर प्रोवाइड करती है, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करती है, सोमैटिक थेरेपीज में असिस्ट करती है और पेशेंट और उनकी फैमिलीज को हेल्थ एजुकेशन देती है। दूसरी तरफ क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट यानी सीएनएस होती है, जो मास्टर डिग्री क्वालिफाइड होती है। ये एडवांस लेवल पर काम करती है, साइकोथेरेपी प्रोवाइड कर सकती है, लीडरशिप रोल निभाती है और क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में भी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन देती है। मेंटल हेल्थ नर्सेज वेलनेस से इलनेस तक के पूरे कंटिन्यूम में काम करती है। इनके मेजर एरियाज ऑफ इंटरवेंशन में फिजिकल और मेंटल वेल बींग को प्रमोट करना, मेंटल इलनेस और इमोशनल डिस्ट्रेस की प्रिवेंशन करना, क्राइसिस इंटरवेंशन और इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करना और बिहेवियरल रिहेबिलिटेशन और वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना शामिल है। इसीलिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग का स्कोप सिर्फ हॉस्पिटल तक सीमित नहीं है, बल्कि कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स और प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विस तक भी फैला हुआ है। अब हम कॉन्टेम्प्ररी मेंटल हेल्थ केयर में साइकेट्रिक नर्सेस के रोल्स के बारे में बात करेंगे। आज के समय में साइकेट्रिक नर्सिंग सिर्फ हॉस्पिटल तक सीमित नहीं है, बल्कि कम्युनिटी, लीगल सेटिंग और डिजिटल हेल्थ केयर तक एक्सपेंड हो चुकी है। कम्युनिटी एंड होम केयर में साइकेट्रिक नर्सेस होम विजिट करती है, पेशेंट की हेल्थ असेसमेंट करती है, क्राइसिस सिचुएशन को मैनेज करती है, आउट पेशेंट सपोर्ट देती है और कम्युनिटी में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाकर स्टिग्मा को कम कर सकती है या कम करने का काम करती है। फॉरेंसिक एंड लिएजॉन केयर में साइकेट्रिक नर्सेस प्रिजन और कोर्ट में काम कर सकती है, पेशेंट सेफ्टी और लीगल इशू में सपोर्ट प्रोवाइड करती है। लिएजन रोल में ये जनरल हॉस्पिटल के पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देती है। टेली हेल्थ एंड इंफॉर्मेटिक्स के एरिया में साइकेट्रिक नर्सेस टेक्नोलॉजी का यूज करती है, टेली मॉनिटरिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग और वर्चुअल कंसल्टेशन के थ्रू रिमोट एरियाज में भी मेंटल हेल्थ सर्विसेज पहुंचाई जा सकती है या पहुंचाई जाती है। इस तरह कंटेम्प्ररी मेंटल हेल्थ
केयर में साइकेट्रिक नर्सेस की रोल बहुत डाइवर्स और डायनामिक हो गई है, जिससे क्वालिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पा रही है। अब हम उन फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो साइकेट्रिक नर्सिंग में लेवल ऑफ प्रैक्टिस को अफेक्ट करती है। ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि एक नर्स किस लेवल तक रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स परफॉर्म कर सकती है। सबसे पहला फैक्टर है नर्स प्रैक्टिस एक्ट। ये लॉ और रेगुलेशन होते हैं जो नर्सिंग प्रैक्टिस की लीगल बाउंड्रीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करते हैं। दूसरा फैक्टर है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। नर्स की एजुकेशन जैसे डिप्लोमा, बीएससी, एमएससी या डॉक्टरल डिग्री उसके नॉलेज, स्किल्स और प्रैक्टिस के लेवल को डिटरमाइन करते हैं। हायर क्वालिफिकेशन के साथ एडवांस रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती है। तीसरा फैक्टर है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस और काउंसलिंग द्वारा बनाए जाते हैं जो सेफ, एथिकल और अकाउंटेबल नर्सिंग प्रैक्टिस को गाइड करते हैं। चौथा फैक्टर है इंस्टीट्यूशनल फिलॉसफी। हर हॉस्पिटल या हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन का अपना वर्किंग अप्रोच होता है। अगर इंस्टीट्यूशन हॉलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी केयर का प्रमोट करता है तो नर्सेस को ज़्यादा कोलैबोरेटिव और पेशेंट सेंटर्ड रोल मिलता है। इस तरह लीगल रेगुलेशंस, एजुकेशन, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज मिलकर नर्सिंग प्रैक्टिस के लेवल और क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन फैक्टर को समझना एक साइकेट्रिक नर्स के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ और पेशेंट केयर दोनों को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। नाउ नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल बिहेवियर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मेंटल हेल्थ में किसी बिहेवियर को नॉर्मल या एबनॉर्मल डिफाइन करने के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स का यूज किया जाता है। सबसे पहले है मेडिकल मॉडल। इसके अकॉर्डिंग एबनॉर्मल बिहेवियर का रीजन ब्रेन या बॉडी में कोई बायोलॉजिकल या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो सकती है। इस मॉडल में मेंटल इलनेस को एक मेडिकल कंडीशन के रूप में देखा जाता है। दूसरा है स्टैटिस्टिकल मॉडल। इस मॉडल के अनुसार जो बिहेवियर मेजॉरिटी लोगों के बिहेवियर से बहुत अलग होता है उसे एबनॉर्मल माना जाता है, यानी स्टैटिकल एवरेज से डेविएशन को मेजर किया जाता है। तीसरा है सोशियो कल्चरल मॉडल। इस मॉडल में बिहेवियर को सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यू और कल्चरल के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। अगर कोई बिहेवियर समाज के एक्सेप्टेड नॉर्म्स से अलग हो तो उसे डेविएंट या एबनॉर्मल माना जाता है। चौथा है बिहेवियरल मॉडल। इसके अनुसार एबनॉर्मल बिहेवियर सीखा हुआ बिहेवियर होता है जो गलत या अनहेल्दी इन्वायरमेंट, एक्सपीरियंसेस और लर्निंग के कारण डेवलप हो सकता है। इसीलिए किसी भी बिहेवियर को नॉर्मल या एबनॉर्मल कहने से पहले उसके बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी होता है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इन सभी मॉडल्स को ध्यान में रखकर पेशेंट का असेसमेंट और ट्रीटमेंट प्लान तैयार करते हैं। द मेंटल हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम के बारे में बात करेंगे। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस दो अलग चीजें नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूम या स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। हर व्यक्ति इस कंटिन्यूम पर अपनी लाइफ सिचुएशन, स्ट्रेसर्स और कोपिंग एबिलिटीज के अनुसार मूव करता रहता है। डायमेंशन फर्स्ट, एडॉप्टेशन। एडॉप्टिव बिहेवियर वो बिहेवियर है जो पर्सन को डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली सॉल्व करने, एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने और पर्सनल ग्रोथ अचीव करने में मदद करता है। माल एडॉप्टिव बिहेवियर वो बिहेवियर है जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय उनसे बचने की कोशिश करता है और इमोशनल या इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ा देता है। सेकेंड डायमेंशन इज कंस्ट्रक्टिवनेस। कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर पर्सन की साइकोलॉजिकल ग्रोथ, सेफ्टी और ओवरऑल वेलबींग को सपोर्ट करता है। इससे व्यक्ति और उसके आसपास के लोगों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पर्सन की कोपिंग एबिलिटीज को कमजोर करता है और कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल फंक्शनिंग को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। इसके एग्जाम्पल सेल्फ हार्म, सब्सटेंस एब्यूज और सीवियर साइकोसिस हो सकता है। इसीलिए मेंटल हेल्थ को एक कंटिन्यूम के रूप में देखना जरूरी है, जहां गोल एडॉप्टिव और कंस्ट्रक्टिव
बिहेवियर को प्रमोट करना और माल अडाप्टिव और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को रिड्यूस करना होता है। Thank you. This concludes my presentations on mental health psychiatric nursing. I hope this presentation helped in understanding the concept, scope, roles, and importance of psychiatric nursing. Thank you for your attention.